साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है, उसके संदर्भ में। तो देखिए, इस संस्करण को स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, शीर्षक का नाम क्या है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इस संस्करण को नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया है। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो चौथा संस्करण है, इसमें स्वास्थ्य परिणामों पर कोविड-19 के प्रभावों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। क्यों? इसका कारण यह है कि सूचकांक के अंतर्गत प्रदर्शन वर्ष 2018-19 के आधार वर्ष और वर्ष 2019-20 के संदर्भ वर्ष से ये संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सूचकांक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों, अभिशासन व सूचना और प्रमुख इनपुट या प्रक्रियाओं के क्षेत्र के तहत सामूहिकृत 24 संकेतकों अर्थात 24 पैरामीटर पर आधारित एक भारित समेकित सूचकांक है। ठीक है, मतलब सभी के लिए जो भी पैरामीटर उनके लिए अलग अलग भारांश इसमें निर्धारित है। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य परिणामों के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति में उनके वर्ष दर वर्ष वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। लगभग आधे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कुल समग्र सूचकांक स्कोर में आधे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, 3 कैटेगराइजेशन है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अब समग्र प्रदर्शन देखते हैं शीर्ष रैंक वाले और वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन वाले शीर्ष रैंक वाले राज्यों को। तो बड़े राज्यों में शीर्ष पे जो है, पहले नंबर पे केरला, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना है। और वहीं वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष पर हैं। वहीं छोटे राज्यों में बात करें तो शीर्ष पर मिजोरम नंबर 1 पे, दूसरे पे त्रिपुरा है। और वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन वाले में छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय हैं। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र प्रदर्शन में शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं, आपके संघ शासित प्रदेश हैं दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़। वहीं वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन वाले संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली और जम्मू कश्मीर हैं। आगे बात करते हैं भारत की आजीविका की स्थिति, स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड या SOIL ट्रायल रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसके बारे में देखिए, यह रिपोर्ट एक राष्ट्रीय आजीविका समर्थक संगठन एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में केवल किसान उत्पादक संगठनों का विश्लेषण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केवल किसान उत्पादक संगठनों का ही विश्लेषण है। किसान उत्पादक संगठन क्या होते हैं? तो इनको शॉर्ट में FPO कहते हैं। यह उचित एवं बेहतर आय की प्राप्ति के लिए व्यापक किफायतों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण एवं उन्नयन या उन्नत विपणन विकल्पों तक बेहतर पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो पहला है कि विगत 7 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन हेतु मात्र 1 से 5% किसान उत्पादक संगठनों को ही वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा, इक्विटी ग्रांट स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कुल पंजीकृत FPO अर्थात किसान उत्पादक संगठनों में से केवल 5% ही अनुदान प्राप्त कर पाए हैं। तीसरा, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों का एक विशाल समूह निर्मित करते हैं, जबकि सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत FPO किसान उत्पादक संगठन की संख्या बहुत कम है। किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं या पहलें की गई हैं, उनकी यदि बात करें तो वर्ष 2013 में किसान उत्पादक संगठनों को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी। वहीं 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन वर्ष 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। प्रारंभिक चरण के किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस अर्थात प्रोड्यूस फंड को स्थापित किया गया है। FPO के बारे में, किसान उत्पादक संगठनों के बारे में और बात करते हैं तो FPO या किसान उत्पादक संगठन एक प्रकार का उत्पादक संगठन है, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें सदस्य के रूप में किसान शामिल होते हैं। ये संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 9A के तहत या
सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित या पंजीकृत होते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी एक रिपोर्ट में वर्ष 2022 तक 7,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन की सिफारिश की गई है तथा केंद्रीय बजट 2019-20 में अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन गठित करने की घोषणा की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। सरकार प्रायः गैर सरकारी संगठनों के एनजीओ के विदेशी धन से जुड़े मामलों में विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम FCRA एक्ट के प्रावधानों को लागू करती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के कुछ प्रावधानों के तहत उसके वित्त पोषण को निलंबित करने पर चिंता व्यक्त की है। FCRA 2010 के प्रयुक्त प्रावधान की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, यह गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसके धारा 13 के तहत FCRA प्रमाण पत्र को 180 दिनों से अनधिक अवधि के लिए लंबित किया जा सकता है, मतलब 180 दिनों से अधिक भी लंबित किया जा सकता है। निलंबन की अवधि के दौरान कोई विदेशी अभिदाय या जो अंशदान है प्राप्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, धारा 14D के तहत इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के किसी भी नियम या प्रावधान का उल्लंघन करने पे FCRA प्रमाण पत्र विदेशी धन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है इसको रद्द किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि उपयुक्त धारा को धार्मिक परिवर्तन या धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों के लिए कई बार लागू किया गया है। भारत में एनजीओ के विनियमन के संबंध में जो प्रावधान है, ये उनकी बात करें तो वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 कुछ एनजीओ हैं, इसकी बात करते हैं तो कुछ एनजीओ हैं जो FEMA के तहत पंजीकृत हैं और भारत में विभिन्न संगठनों को विदेशी धन का वितरण जारी रखते हैं। FCRA संशोधन 2020 के तहत नए नियमों में गैर सरकारी संगठनों के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कौन कौन सा? पहला है कि एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ में फंड ट्रांसफर पर रोक है। दूसरा, विदेशी निधियों के माध्यम से प्रशासनिक व्यय को 50% घटाकर 20% कर दिया गया है। प्रशासनिक व्यय कितना होगा? केवल 20% होगा। तीसरा, पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। चौथा, नियम 9 की प्रविष्टि की गई है। इसमें विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग भारत सरकार से धन की मांग करने वाले गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और मान्यता के लिए नोडल एजेंसी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में महानगरों एवं कुछ चयनित शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। एक विज्ञप्ति में दूरसंचार विभाग ने इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 2022 में भारत के 13 चयनित शहरों में 5वीं पीढ़ी की या 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन शहरों में गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली आदि शामिल हैं। 5G के बारे में बात करें तो 5G या 5वीं पीढ़ी ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है। इसे 3 महत्वपूर्ण स्तरों में विभाजित किया गया है। लो बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें क्या है? पहला, यह 1 गीगाहर्ट्ज से कम के किसी भी स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। दूसरा, इसने इंटरनेट स्पीड और डेटा एक्सचेंज की कवरेज के मामले में बेहतर संभावनाएं प्रदर्शित की हैं। तीसरा, हालांकि अधिकतम स्पीड 100 Mbps तक सीमित है लो बैंड स्पेक्ट्रम में। वहीं मिड बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो यह 1 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज की सीमा के मध्य होता है। यह लो बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है, लेकिन कवरेज क्षेत्र और सिग्नल की पहुंच के मामले में इसकी कुछ सीमाएं हैं। वहीं हाई बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो यह स्पेक्ट्रम चार्ट पर 24 गीगाहर्ट्ज बैंड और उच्चतम आवृत्ति सीमा में उपलब्ध है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो है तीनों बैंड्स में उच्चतम गति प्रदान करता है, लेकिन इसमें अत्यंत सीमित कवरेज और सिग्नल पहुंच है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 या 20 Gbps जितनी अधिक होने का परीक्षण किया गया है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के आधारों को स्पष्ट किया है। देखिए, दहेज हत्या की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि वैवाहिक घर में मृत्यु से पहले वधु को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो उक्त मामले को दहेज मृत्यु के रूप में माना जा सकता है। दहेज हत्या के बारे में बात करें तो दहेज मृत्यु कानून में चूंकि हत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वो दहेज मृत्यु कहलाता है। तो दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304B में परिभाषित किया गया है। दहेज मृत्यु के मामले में इस धारा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B
113 बी में क्या है, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के साथ पढ़ा जाता है। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार उसकी मृत्यु से ठीक पहले का अर्थ है कि मृत्यु का समय निकट होने के दौरान अभियुक्त द्वारा की गई क्रूरता को सिद्ध करना होगा। साथ ही यह क्रूरता अभियुक्त की ओर से निरंतर रूप से की जानी चाहिए, जिससे पीड़िता का जीवन दयनीय हो जाए, जो अंततः उसे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे। भारत में दहेज मृत्यु के बारे में यदि बात करें तो डाउरी, जिसे हिंदी में दहेज कहते हैं, जिसे उत्तर भारत में दहेज या दक्षिण भारत में स्त्री धर्म के रूप में जाना जाता है, को 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है? इसमें कहा गया है कि विवाह के संबंध में एक पक्ष या माता पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाएगी। दहेज हत्या दीर्घकाल से चली आ रही एक व्यापक सामाजिक बुराई है। इसे भारतीय दंड संहिता में वर्ष 1986 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट भारत में अपराध वर्ष 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में संपूर्ण भारत में दहेज हत्या के 6,966 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही इससे जुड़े लगभग 10,366 मामले दर्ज किए गए थे। दहेज हत्या के अतिरिक्त क्रूरता, इसमें क्या, किसी महिला का उत्पीड़न या यातना और घरेलू हिंसा अन्य सामान्य प्रकार के दहेज संबंधी अपराध हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग कुछ जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के बारे में। तो देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा या RCI द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को रूपांतरित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। यदि हम RCI अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में बात करें तो इसे संसद द्वारा अधिनियमित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया है। इसका अधिदेश विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, विनियमन तथा निगरानी करना है। आगे बात कर लेते हैं LGBTQIA+ समुदाय के लिए शब्दावली के बारे में। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने के लिए एक संभावित शब्दावली तैयार करने का सुझाव दिया है। संक्षिप्त नाम LGBTQIA+ का अर्थ है लेस्बियन, समलैंगिक, द्विलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, असेक्सुअल और अजेंडर है। LGBTQIA+ समुदाय ने उन्हें परिभाषित करने के लिए जिन पदों और परिभाषाओं का इस्तेमाल किया है वे अब भी विकसित हो रही हैं। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग से सुमेलित नहीं है। हालांकि यह तर्क दिया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति संपूर्ण LGBTQIA+ समुदाय का केवल एक अंश है। आगे बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स अब प्रतिभूतियों के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो देखिए, वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को प्रतिभूति के रूप में निर्देशित किया है। EGR अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद है जिसे विनियमों के अनुसार अंतर्निहित भौतिक स्वर्ण के जमा के आधार पर जारी किया जाता है। शेयरों की तरह ही जो शेयर होते हैं, शेयर की तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट अब डीमैट के रूप में रखे जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें भौतिक स्वर्ण में बदला जा सकता है। EGR अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में एक पृथक खंड के तहत EGR के व्यापार को सक्षम करने वाले व्यापार, समाशोधन और निपटान सुविधाएं होंगी। अंततः यह एक स्वर्ण विनियमन या विनिमय बाजार स्थापित करने की दिशा में आगे की ओर एक कदम होगा। आगे चलते हैं सोया मिल के बारे में। तो हाल ही में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 30 जून 2022 तक सोया मिल को एक आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया है। सोया मिल के बारे में बात करें तो सोया मिल या सोयाबीन मिल सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त एक उप उत्पाद है, बायो प्रोडक्ट है। इसे आमतौर पर कृषि में प्रयुक्त पशुओं को खिलाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन पूरक, इसमें प्रोटीन की मात्रा 44 से 48% तक होती है, तो प्रोटीन पूरक खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। सोया मिल की बढ़ती घरेलू कीमतों के साथ इसे एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने से केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उसके उपादान, आपूर्ति एवं वितरण को विनियमित करने तथा भंडारण सीमा लागू करने में मदद मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश में दुर्लभ काले पाषाण पर निर्मित चित्र पाए गए हैं। देखिए,
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की 2 गुफाओं में महापाषाण काल इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व, और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल जिसका टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दुर्लभ चित्र मिले हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की 2 गुफाओं में। ठीक है, ये पाषाण कलाएं काले, लाल और सफेद रंगों के साथ साथ अलग अलग आकार के पात्रों या प्यालों के रूप में पाई गई हैं। ये प्रागैतिहासिक कलाएं नीश युक्त ग्रेनाइट चट्टानों पर बनाई गई हैं। अधिकांश चित्र मानव आकृतियां या छड़ीनुमा आकृतियों से संबंधित हैं। दूसरे आश्रय में शैलाश्रय की छत पर लाल और सफेद वर्णक से बने चित्रों में मनुष्यों के साथ घोड़ों, हिरण और एक ऊंचे कुबड़ वाले बैल को दर्शाया गया है। इन गुफाओं को स्थानीय रूप से एदुरुल लागई, सिद्धू लगई और बुर्राल पदाह के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे नदियों के बारे में। तो हाल ही प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कई नदियों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें बात कर लेते हैं पहले गिरि नदी रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में। तो देखिए, यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है गिरि नदी। गिरि नदी जुब्बल की पहाड़ियों से निकलती है और यह मोहकपुर के नीचे पैटा में यमुना ऊर्ध्व प्रवाह में शामिल होने से पहले शिमला हिल्स सहित दक्षिण पूर्वी हिमाचल से बहती है। दूसरा सतलुज नदी, ये इस पर कौन सी परियोजना है? लुहरी जल विद्युत परियोजना राकसताल में। राकसताल तिब्बत में मानसरोवर द्वारा पोषित या इसके निकट से निकलते हुए सतलुज नदी सिपकला दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में सिंध में विलीन हो जाती है। सतलुज पर भांगड़ा बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध बनाया गया है। ब्यास नदी, इस पर कौन सी परियोजना है? धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना। हिमाचल के रोहतांग दर्रे के निकट उद्गम के बाद ब्यास पंजाब के हरिके में सतलुज से मिलती है। ब्यास नदी पर पोंग बांध झील एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थल है। पंबर नदी के बारे में बात करते हैं। तो इस पर जो परियोजना है सांवरा कुंडू जल विद्युत परियोजना, यह चंद्रनाहन हिमनद से निकलती है। यह टोंस नदी की एक सहायक नदी है जो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, और ये सभी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में से होकर के गुजरती हैं। आगे चलते हैं सुर्खियों में रहे स्थल में, तो सोमालिया के बारे में बात कर लेते हैं। सोमालिया का आप मैप भी देख सकते हैं, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया भी शामिल है। तो हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया। इस कदम से देश में तनाव बढ़ने की संभावना है। सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, आप मैप में देख सकते हैं। सोमालिया अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप पर पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य रेखा दक्षिणी सोमालिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में अदन की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। यह जिबूती, इथोपिया और केन्या के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करती है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह एक मेजनुमा अर्थात एक सपाट ऊंचा क्षेत्र या मेजनुमा भौगोलिक अवस्थिति वाला राष्ट्र है। केवल जुम्बा और सवेले सोमालिया की 12 मासी नदियां हैं। करकार पर्वत इसकी मुख्य पर्वत श्रृंखला है और माउंट शिम्बरिस इसका सर्वोच्च शिखर है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।